हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एनसीईआरटी ट्यूटोरियल 2 पर। और यहाँ पर इस वीडियो में हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 8 सिविक्स के चैप्टर नंबर 1 को, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है? इस चैप्टर में हमें पढ़ना है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। यानी जो हमारे देश का संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके कुछ बेसिक्स को हम यहाँ पर समझने वाले हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्यों ज़रूरी होता है। कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हम देखेंगे। कोई भी देश अपने देश में कॉन्स्टिट्यूशन क्यों लागू करता है, उससे हमें क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है। नुकसान वगैरह तो नहीं है, फ़ायदा ही है, तो हम फ़ायदे की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो चैप्टर है ये आपका कंप्लीट होने वाला है इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आप पूरे अंत तक देखिए ताकि आपका ये चैप्टर अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाए, आपकी तैयारी अच्छी हो जाए। तो आइए हम शुरुआत करते हैं और पढ़ते हैं इस चैप्टर को। अब देखिए ये चैप्टर है क्या? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारतीय संविधान के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले यह सवाल आता है कि भैया ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, संविधान क्या होता है, संविधान क्या चीज है, किसको हम संविधान कहते हैं। ठीक है, अब ये हमें समझना है, तो उसके लिए हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। अब यहां पर ये दोनों एग्जाम्पल क्या हैं ये तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। आप जानते ही हैं कि ये दोनों क्या चीजें हैं। दोनों खेल है। पहला खेल है फुटबॉल का, दूसरा खेल है क्रिकेट का। अब दोनों खेल जब खेले जाते हैं तो इनमें कुछ नियम भी होते हैं जिनको कि फॉलो किया जाता है, जिनके हिसाब से खेला जाता है। जैसे जब हम फुटबॉल खेलते हैं तो फुटबॉल का एक बेसिक नियम यह है कि आपको जब भी इस बॉल को हिट करना है तो आप अपने पैरों का इस्तेमाल करेंगे, आप अपने हाथों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। हाथों का इस्तेमाल पूरे सभी खिलाड़ियों में से सिर्फ एक खिलाड़ी कर सकता है, और वो कौन है? गोलकीपर, जो कि यहां पर खड़ा है। मतलब क्या? मतलब कि अगर जब भी आप बॉल को पैर के बजाय अपने हाथ से उठाकर अगर गोल पोस्ट में डालने की कोशिश करें तो वो गोल कभी भी नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो एक तरीके से इस खेल के कॉन्स्टिट्यूटिंग रूल्स के खिलाफ है, यानी बेसिक रूल्स के खिलाफ है। उसी तरीके से क्रिकेट में क्या होता है? क्रिकेट में होता है कि एक बैट्समैन होगा जो कि बैटिंग करेगा, उसको एक बॉलर जाकर इस तरीके से बॉल फेंक कर बॉल करेगा, उसको फिर ये बैट्समैन हिट करेगा और फिर जाकर या तो रन लेगा या फिर वो 4 या फिर 6 के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस बैट्समैन को या फिर इसकी टीम को क्या होगा? मार्क्स, यानी कि रन मिल जाएंगे। लेकिन ऐसा हो कि ये जैसे ही फील्ड में पहुंचे, ये बॉल को उठाकर फेंक दे बाउंड्री के बाहर, तो क्या इसको रन मिलेंगे? क्या? जी नहीं, बिल्कुल नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि वो बेसिक रूल्स के खिलाफ है इस खेल के। तो हमें यहां पर पता क्या चला कि भैया जिस तरीके से किसी भी खेल को खेलने के लिए कुछ बेसिक रूल्स होते हैं, जो कि उस खेल के एकदम कॉन्स्टिट्यूटिंग रूल्स होते हैं, जिनके आधार पर यह पूरा खेल चलता है या फिर बनता है, उसी तरीके से किसी भी देश को चलाने के लिए कुछ बेसिक रूल्स होते हैं। मतलब कि इस देश में लोग रहेंगे तो कैसे रहेंगे, लोगों के लिए बेसिक रूल्स। मतलब कि आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, आपके पास क्या अधिकार है, क्या अधिकार नहीं है, आप कुछ क्राइम करते हैं तो सजा होगी तो क्या होगी, कैसे होगी, किस आधार पर होगी। मतलब कि पूरा देश चलाने के लिए जो बेसिक रूल्स हम कह सकते हैं वो हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन होता है। यानी कि हमारे इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहां लागू होगा? हमारे इंडिया पर लागू होगा। उसी तरीके से और भी जो देश है, जैसे पाकिस्तान का भी अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, बांग्लादेश का भी है, नेपाल का, भूटान का, श्रीलंका का, चीन का, सभी देशों का अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जिस आधार पर उस देश का सारा नियम कानून चलता है। सारा मतलब कंप्लीट। अब जैसे किसी भी आदमी को जब कोई क्राइम कर दे तो उसको क्या सजा मिलेगी, वो उस संविधान के आधार पर ही नया कानून बनाया जाएगा। मतलब कोई भी देश में कानून बनेगा वो संविधान को ध्यान में रखते हुए ही बनेगा, इसके हिसाब से ही बनेगा। देश का कोई भी कानून संविधान को नहीं चुनौती दे सकता है, उसके जो नियम कानून है उसके खिलाफ नहीं जा सकता है। जैसे हमारे देश में क्या किया गया है, हमारे देश में व्यवस्था की गई है, कुछ अधिकार दिए गए हैं सभी लोगों को।
फंडामेंटल राइट मिले हैं, मुझे भी मिले हैं, आपको भी मिले हैं। तो हमारे देश की सरकार कभी भी ऐसा कानून नहीं बना सकती है जो कि मेरे फंडामेंटल राइट्स को छीन ले या फिर फंडामेंटल राइट्स में किसी भी तरीके की बाधा करे। तो क्या हो गया कॉन्स्टिट्यूशन? किसी भी देश का बेसिक सेट ऑफ रूल्स जिसके आधार पर देश का पूरा सिस्टम चलता है और साथ में देश के सारे नियम कानून बनते हैं, देश पूरा चलता है। तो क्या हो गया कॉन्स्टिट्यूशन? बेसिक सेट ऑफ रूल्स। अब यहां पर बात है कि भैया देखो, कॉन्स्टिट्यूशन ठीक है, समझ में आया कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए काहे के लिए? हमको काहे चाहिए, तुमको काहे चाहिए, देश में काहे कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, क्या फायदा है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये जरा सा हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, अब यहां पर अगर हम आगे बढ़े तो हमारे सामने सबसे पहले आ जाता है क्या टॉपिक? क्वेश्चन एक तरीके से आ जाता है, व्हाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन? किसी भी देश को संविधान की जरूरत क्यों है? हमारे देश में संविधान क्यों होना चाहिए, यह अब हमें समझना है। अब यहां पर एक तरीके से कहें तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में अभी तुरंत हमने बात किया, तो वहां पर हमने बात किया क्या कि भाई देखो कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है? तो कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक सेट ऑफ रूल्स है जिसके आधार पर हमारा देश चलेगा। अब देखिए दुनिया के जितने भी देश हैं, देश तो बहुत सारे हैं, उसमें से कुछ देश हैं जहां पर डेमोक्रेसी है, मतलब जहां पर जनता चुनाव के जरिए वोट देती है, फिर कुछ लोग जाकर प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनते हैं और वो फिर देश चलाते हैं। कुछ देश है जहां पर क्या होता है, जहां पर राजा का शासन होता है, कहीं पर मिलिट्री का शासन है, कहीं पर किसी और तरीके का शासन है। तो कॉन्स्टिट्यूशन आपको मिलेगा लगभग सभी देशों में, मतलब जहां पर राजा का शासन है वहां भी हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशन हो, जहां पर किसी पार्टी का शासन है वहां पर भी हो, डेमोक्रेसी में भी हो। लेकिन जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, क्योंकि हमारा देश डेमोक्रेसी है, इसलिए हम लोग डेमोक्रेसी पर ज्यादा जोर देंगे, ज्यादा ध्यान देते हैं। जब भी हम बात करते हैं डेमोक्रेसी पर हम ज्यादा जोर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे देश में डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स अप्लाई होते हैं। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डेमोक्रेटिक कंट्री में आपको एक तरीके से मस्ट है। मतलब कि हमारा देश क्या है? जनतांत्रिक देश है, जहां पर जनता वोट देकर अपने शासक को चुनती है, अपने लीडर को चुनती है। ऐसे देशों में डेमोक्रेसी में कॉन्स्टिट्यूशन होना बहुत ही जरूरी है। क्यों? क्योंकि भाई राजा का शासन है, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं हो तो उसकी मर्जी से सारा चीज चलना है, हो चल सकता है, लेकिन डेमोक्रेसी में कॉन्स्टिट्यूशन होना बहुत ही जरूरी है। अब क्यों जरूरी है डेमोक्रेसी में? तो यहां पर जो भी पॉइंट्स आपको समझाया गया है, बताया गया है, यह डेमोक्रेसी को ध्यान में रखते हुए बताया गया है। यहां पर आप राजा वाला कंसेप्ट लाइएगा तो उस पर कुछ बातें अप्लाई नहीं होंगी। ठीक है, तो यहां पर कहा जा रहा है it lays out certain ideals that form the basis of the kind of country that we as citizens aspire to live in। अब देखिए यहां पर कहा जा रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक तरीके से ऐसा बेसिस बनाता है, मतलब ऐसा बेसिक सेट ऑफ रूल्स बताता है जिसके आधार पर हमारा जो देश है चलेगा। मतलब कि हम कैसे देश में रहना चाहते हैं ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। अब बोलेगा सर हम लोग कैसा देश में रहना चाहते हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बताएगा? बिकॉज हम जो जनता है, भारत की जनता है, ये हमारे देश का संविधान जो है ये बनाया किसके द्वारा गया है? भारत की जनता के द्वारा बनाया गया है। अब बोलेगा सर हम लोग तो नहीं बनाए थे। अरे भैया बनाया गया था 1947 में, जब देश आजाद हुआ था उस समय बना था। लेकिन अभी भी अगर आपको कोई चीज लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में गड़बड़ है, कोई चीज सही नहीं है, तो आप जाकर बदलाव कर सकते हैं। जो हमारे देश की संसद है वो बदलाव कर सकती है। मतलब क्या? मतलब कि आज जो देश में कॉन्स्टिट्यूशन लागू है, जो यूज हो रहा है, वो हमारी मर्जी से है कि हाँ भैया सब नियम कानून ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे ही देश चलना चाहिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है वैसे ही देश चलना चाहिए। ठीक है, मतलब क्या? कॉन्स्टिट्यूशन एक तरीके से बताता है कि हम किस प्रकार के देश में रहना चाहते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन से हमें पता चल जाता है। और ये सिर्फ हमारे देश की बात नहीं है, दुनिया के सभी देशों में जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो उस देश की जनता के हिसाब से ही कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है। ठीक है, अब यहां पर बात करें तो यहां पर आगे कहा जा रहा है अ कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प्स सर्व्स एज सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल दैट ऑल पर्सन इन अ कंट्री कैन एग्री अपॉन एज द बेसिस ऑफ द वे इन विच दे वांट टू बी कंट्री टू बी गवर्न। अब यहां पर कहा
ये समझाने की क्या कोशिश कर रहा है, मैं समझा देता हूं कि देखिए, हमारे देश में या फिर किसी भी देश में अगर आप बात करें तो सभी लोग ना एक जैसा सोचते हैं, मतलब कि अलग अलग लोगों का विचार अलग अलग होता है। हमारे देश में अगर बात करें स्पेशली तो बहुत सारे भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, बहुत सारे धर्म वाले लोग रहते हैं, बहुत आपको जातियों वाले लोग रहते हैं, बहुत विचारों वाले लोग रहते हैं, बहुत सभ्यताओं वाले लोग रहते हैं। तो सभी लोगों के विचार एक दूसरे से नहीं मिलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि हर कोई एक दूसरे से राजी होगा कि हाँ भैया कपड़ा ऐसा पहनना चाहिए, खाना ये खाना चाहिए, और एक तरीके से घूमने यहां जाओ वहां जाओ। सब लोग एक जैसा नहीं सोचते हैं। तो यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, यहां पर अलग अलग कम्युनिटी के लोग, चाहे वो भाषा के आधार पर हो, धर्म के आधार पर हो, या फिर आपका जाति के आधार पर हो, सभी कम्युनिटी के लोग जो हैं वो एक तरीके से बेसिक सेट ऑफ रूल्स पर राजी हो जाते हैं कि भैया देखो जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है ना, वो बात हम भी मानेंगे, तुम भी मानोगे, तीसरा जो कम्युनिटी है वो भी मानेगा, सभी लोग इस बात को मानेंगे। अब इसके बाहर जो छोटी मोटी चीजें हैं वो तुम अपने हिसाब से करो। मतलब कि जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं, आप किसी के साथ जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। तो इस बात को सभी लोगों को मानना होगा, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी भाषा को बोलता हो, कोई भी कल्चर को फॉलो करता हो, ये सभी लोगों को मानना होगा। मतलब क्या है, मतलब कि सभी लोग इस बात को, इस प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। अब उसके बाहर, अब भाषा आपको, आप जैसे हिंदी बोल रहे हैं, आप हिंदी को कैसे बोलना चाहते हैं वो आपका मर्जी है, आपको कोई उसमें नहीं टोकेगा, नहीं रोकेगा, लेकिन हां आप दूसरे के भाषा का सम्मान करेंगे, ये आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहां पर आगे बढ़ें तो आगे कहा जा रहा है, अ कॉन्स्टिट्यूशन टेल्स अस व्हाट द फंडामेंटल नेचर ऑफ आवर सोसाइटी एंड पॉलिटिकल सिस्टम विल बी। अब देखिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में एक तरीके से हमारा समाज कैसा होगा यह भी हमें पता चल जाता है, और साथ में हमारे देश का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है यह भी हमें पता चल जाता है। अब बोलिएगा पॉलिटिकल सिस्टम कैसे पता चलता है, समाज कैसे पता चलता है। अब देखो, हमारे देश का तुम अगर संविधान देखोगे तो उसमें कुछ बातें लिखी गई हैं जिससे कि तुमको पता चलेगा कि हमारे देश के लोग कैसे समाज में रहना चाहते हैं। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा गया है कि हमारा जो देश होगा ये सेकुलर होगा। क्या होगा? सेकुलर होगा। ठीक है, यहां पर अनटचेबिलिटी को प्रोहिबिट किया गया है, मतलब कि आप किसी के साथ छुआछूत का बात नहीं करेंगे, भेदभाव किसी के साथ धर्म, जाति, भाषा के आधार पर नहीं करेंगे। सभी लोगों को राइट्स दिए गए हैं, बेसिक राइट्स दिए गए हैं। तो यहां पर हमें क्या पता चलता है कि हमारे देश की जनता, हमारे देश के लोग ऐसे समाज का निर्माण करना चाहते हैं जहां पर धर्म के आधार पर कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा, कोई किसी के साथ किसी भी एक धर्म को बढ़ावा या फिर किसी भी धर्म को दबाया नहीं जाएगा। हर इंसान के पास बेसिक अधिकार होगा कि उसके साथ सम्मान के साथ ट्रीट किया जाए, उसको इज्जत दिया जाए, किसी के बेसिक राइट्स को उससे बुरा बर्ताव ना किया जाए। साथ में इक्वालिटी की भी बात की गई है कि सभी लोग क्या होंगे? इक्वल होंगे हमारे देश में। तो ये क्या दिखा रहा है? ये सारी पॉइंट्स जो हैं, ये सारी बातें जो हैं, एक तरीके से बता रही हैं कि हमारे देश का जो समाज है वो कैसा है। मान लीजिए अभी नहीं है, मान लीजिए कि अभी हमारे देश में हो सकता है कि भेदभाव होता हो थोड़ा मोड़ा, लेकिन हम लोग आगे चलकर ऐसा समाज बनाना चाहते हैं जहां पर किसी के साथ भेदभाव ना हो, सभी को बेसिक अधिकार मिले, सभी लोगों को इक्वालिटी मिले, हमारे देश में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम ना हो। मतलब समाज कैसा है ये हमें पता चल जाता है, बेसिक बात यही है। ठीक है, अब इसके बाद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को जब आप देखिएगा तो वहां पर हमारे देश में पॉलिटिकल सिस्टम कैसा होगा यह भी बताया गया है। पॉलिटिकल सिस्टम कहने का मतलब क्या है? यहां पर पॉलिटिकल सिस्टम कहने का मतलब है, पॉलिटिकल सिस्टम कहने का सिंपल मतलब है कि भैया देखो, जो जनता है वो चुनाव करेगी, चुनाव करके क्या बनाएगी? चुनाव करके एमएलए बनाएगी। अब एमएलए मिलकर क्या करेंगे? एमएलए मिलकर क्या बनाएंगे? सीएम बनाएंगे। उसी तरीके से ये तो राज्य क्या हो गया, हमारे देश का अगर बात करें तो क्या होगा?
चुनाव होगा तो एमपी चुने जाएंगे, एमपी मिलकर क्या बनाएंगे, हमारे देश की संसद में बैठेंगे और संसद में से जो जिस पार्टी का संख्या ज्यादा होगा वो चुनकर क्या बनाएगा, पीएम बनाएगा। और पीएम जो होगा वो किसके अंडर काम करेगा, वो मतलब अंडर एक तरीके से वो तो देश का सबसे पावरफुल पोस्ट पीएम ही होता है, लेकिन सबसे हेड कौन होगा हमारे देश का, प्रेसिडेंट होगा। यहां पर इस तरीके से ये पूरा जो व्यवस्था है कि हमारे देश में किसके पास कौन सा पावर होगा, कौन व्यक्ति क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है, पॉलिटिकल सिस्टम में सीएम का क्या काम है, पीएम का क्या काम है, सभी चीजें हमें यहां पर क्या होती है पता चल जाती हैं। अब यहां पर आगे कहा गया है कि द कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन रूल्स दैट गार्ड अगेंस्ट मिसयूज ऑफ पावर बाय आवर पॉलिटिकल लीडर्स। अब देखो हमारे देश में है सिस्टम डेमोक्रेसी का, मतलब कि कोई भी आम जनता क्या कर सकती है, जाकर चुनाव लड़ सकती है और वो जाकर किसी भी पावरफुल पोस्ट पर बैठ सकती है। अब देखो यहां पर क्या होता है, यहां पर कोई भी व्यक्ति जाकर बैठ सकता है पीएम के पद पर, सीएम के पद पर। तो हो सकता है कि वो चाहे कि भाई हम वहीं पीएम बने रहें, जिंदगी भर बने रहें और कोई हमारे खिलाफ ना बोले, हम सारा पावर लेकर बैठ जाएं, या फिर हमारे खिलाफ जो बोलेगा उसको हम जेल में डाल देंगे या फिर उसको फांसी चढ़ा देंगे। तो यहां पर जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ऐसा प्रावधान रखा है कि भाई कोई भी व्यक्ति ऐसा ना करने पाए कि वो एक तरीके से दूसरे लोगों के टायरेनी का शिकार हो जाए। मतलब कि हमारे देश का कोई अगर पीएम बन जाता है, कोई सीएम बन जाता है, तो वो कोई भी ऐसा एक्शन ना लेने पाए कि हमारे देश की जनता को उसका सजा भुगतना पड़े, उसको कोई प्रताड़ित करने पाए जनता को। अब यहां पर एग्जाम्पल इसका क्या है, एग्जाम्पल है हमारे देश में फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स क्या है, बेसिक अधिकार है, जैसे राइट टू एजुकेशन, राइट टू इक्वालिटी। तो ये सारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये क्यों दिए गए हैं, ये इसलिए दिए गए हैं कि मान लीजिए कोई पॉलिटिकल लीडर है, वो बहुत पावरफुल हो जाता है, पीएम बन जाता है, सीएम बन जाता है, और मान लीजिए आप ही जाते हैं उसके खिलाफ कुछ बोलने की, भाई देखो ये चोर है, ये चोर है, ये चोरी करता है, और वो गुस्सा जाएगा कि नहीं तुम कैसे बोल दिया, अब तुमको हम जेल में डाल देंगे, अब तुमको हम फांसी दे देंगे। तो क्या कोई नेता ऐसा कर सकता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकता है। वहां पर जो फंडामेंटल राइट्स है उसको ऐसा करने से रोक देंगे। अब इस चीज को समझाने के लिए आपके किताब में एक छोटी सी कहानी दी गई है कि भाई कोई भी अपने पावर का गलत इस्तेमाल कैसे करता है, ये यहां पर आप कहानी से समझ सकते हैं। वैसे आप अगर किताब पढ़ते होंगे तो आपने पढ़ा होगा कि यहां पर क्या है, एक लड़का है सुरेश जो कि क्लास मॉनिटर है, वो एक तरीके से बुली है। बुली मतलब कि वो अपने क्लास के दूसरे बच्चों को परेशान करता है। अब यहां पर क्या होता है कि मिसेस राव जो है वो टीचर हैं, वो जाती हैं क्लास छोड़कर और बोलते हैं कि सुरेश तुम क्या करो, क्लास का ध्यान रखो, क्लास को मैनेज करो। तो यहां पर ये जो सुरेश है ये क्या करता है, एक बच्चा है अनिल, उसको बोलता है कि आज मैं तुझे परेशान करूंगा, आज मैं तुझे बताऊंगा। कैसे बताऊंगा? आज मैं तुमको रिपोर्ट कर दूंगा टीचर के पास और जो टीचर है वो तुमको सजा देगी। तो जब मिसेज राव वापस आती हैं तो क्या होता है, वहां पर जो लड़का है मॉनिटर है वो कंप्लेन कर देता है अनिल का। अब यहां पर अनिल जो है वो बेकार में डांट सुन जाता है और बेकार में परेशान हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक बच्चा जो कि मॉनिटर के पोस्ट पर था क्लास में, उसने बदमाशी किया और अपने पावर्स का गलत इस्तेमाल उसने किया। इस वजह से उस एक सीधे साधे बच्चे को क्या हुआ, परेशानी झेलना हो गया। इसी तरीके से मान लीजिए कि कोई इंसान अगर पीएम बन जाए और उसके हाथ में सेना भी आ जाए, पुलिस भी आ जाए और भी तरीके के पावर्स आ जाएं, तो वो किसी आम इंसान के साथ गलत बर्ताव कर सकता है। तो उस चीज को रोकने के लिए हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट्स जैसे प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, अब यहां पर आगे कहा जा रहा है, इन अ डेमोक्रेसी द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो इंश्योर्स दैट अ डोमिनेंट ग्रुप डज नॉट यूज इट्स पावर अगेंस्ट अदर लेस पावरफुल पीपल और ग्रुप्स। यहां पर देखिए डेमोक्रेसी में क्या होता है, डेमोक्रेसी में सिंपली वोटिंग होता है, भाई जिसकी संख्या ज्यादा उसकी बात मानी जाएगी। ये तो थोड़ा डेमोक्रेसी का ही बात है। लेकिन यहां पर क्या हो सकता है कि कोई भी व्यक्ति या फिर कोई भी लोगों का समूह वो ज्यादा संख्या में है, वो जबरदस्ती अपनी बात मनवाने लगेगा। जैसे अगर हम बात करें तो जैसे हो सकता है कि इंडिया में जैसे बात करें, जो हिंदी बोलने वाले लोग हैं वो बहुत ज्यादा संख्या में हैं, तो वो बोलेंगे नहीं अब हमारे देश में सिर्फ हिंदी ही बोला जाएगा,
दूसरा कोई भी भाषा नहीं बोला जाएगा, दूसरा किसी भी भाषा को हम बोलने नहीं देंगे। तो क्या ये अच्छी चीज है? जी नहीं, बिल्कुल भी अच्छी चीज नहीं है। तो क्या ऐसा होना चाहिए? जी नहीं, नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से जो संख्या के बल पर कि भाई देखो हम लोग ज्यादा संख्या में हैं, अपनी बात ही मानेंगे, दूसरा किसी का बात नहीं मानेंगे, इस चीज को रोकने के लिए भी संविधान जरूरी है। क्योंकि संविधान में ऐसे प्रावधान किए गए हैं कि कोई भी डोमिनेंस के आधार पर अपनी बात ना मनवाए। जैसे अभी अगर आप फिलहाल न्यूज सुन रहे होंगे तो यहां पर हिंदी और दूसरे भाषा को लेकर काफी डिबेट चल रहा है कि हिंदी जो है हमारे देश का नेशनल लैंग्वेज है, हमारे देश का नेशनल लैंग्वेज है, दूसरा कोई भाषा नहीं बोला जाएगा, ऐसा वैसा बात चल रहा है, हिंदी को नेशनल भाषा घोषित करो। तो क्या ये अच्छी बात है? जी नहीं, बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। क्योंकि हमारा देश क्या है? एक ऐसा देश है जहां पर सभी भाषा का सम्मान होता है, सभी धर्म का सम्मान होता है, सभी लोगों का सम्मान होता है। तो वहां पर चाहे आप हिंदी बोलें, चाहे आप कोई दूसरा भाषा बोलें, कोई मैटर नहीं करता है, आप सभी हम सभी इक्वल हैं। ठीक है? तो इसलिए इस तरीके की जो बातें चल रही हैं न्यूज में, आपने कभी अगर देखा होगा न्यूज वगैरह तो वो अच्छी चीज नहीं है। वो एक तरीके से यहां पर यही दिखा रहा है कि भाई देखिए आप डोमिनेंट हो गए, आप जबरदस्ती आप अपना अपना बात मनवाने लगे। तो वही चीज यहां पर ये शो कर रहा है जो कि नहीं होना चाहिए। अब उसके लिए भी आपके किताब में एक छोटी सी कहानी दी गई है कि यहां पर क्या है, यहां पर गेम पीरियड स्टार्ट होता है तो भाई बच्चों से पूछा जाता है कि भैया कौन सा गेम खेलोगे तुम लोग। तो यहां पर लड़के जो हैं वो लड़के ज्यादा संख्या में हैं, लड़कियां कम संख्या में हैं। लड़कियां बोलती हैं कि भैया हम लोग क्या करेंगे, बास्केटबॉल खेलेंगे। लड़के बोलते हैं ना ना हम लोग तो क्रिकेट खेलेंगे। तो लड़के जो हैं वो बोलते हैं कि हाथ उठाओ, जो जो क्रिकेट खेलना चाहता है। लड़के ज्यादा संख्या में थे, वो हाथ उठाते हैं और जीत जाते हैं। तो क्या ये अच्छी चीज हुई? जी नहीं, बिल्कुल भी अच्छी चीज नहीं हुई। यहां पर ऐसा नहीं होना चाहिए। जो माइनॉरिटी ग्रुप है, यानी कि जो यहां पर लड़कियां हैं, उनके साथ कोई भी गलत बर्ताव या फिर उनकी बात को दरकिनार नहीं करना चाहिए। सभी लोगों को बराबर वैल्यू, बराबर का इज्जत मिलना चाहिए। अब यहां पर आगे कहा जा रहा है द कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प्स टू प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट सर्टेन डिसीजंस दैट वी माइट टेक दैट कुड हैव एन एडवर्स इफेक्ट ऑन लार्जर प्रिंसिपल दैट द कंट्री बिलीव्स इन। अब यहां पर कहा जा रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हम लोगों को खुद से भी बचाता है। हम लोगों को खुद से कैसे बचाता है? कि कई बार हो सकता है कि हम ऐसा डिसीजन ले लें जो कि हमारे देश के बेसिक प्रिंसिपल के खिलाफ चला जाए, जो कि हमारे देश का जो बेसिस है उसको ही एक तरीके से तोड़ दे या फिर कमजोर कर दे। तो यहां पर ऐसा क्या हो सकता है? जैसे मान लीजिए कि हम लोग जनता हैं, बहुत नेता लोग को फॉलो करते हैं। कोई नेता आया, बहुत पॉपुलर हो गया, वो इतना पॉपुलर हो गया कि जनता बोला बार बार चुनाव होता है, बेकार में चुनाव होता है, अब क्या करो 5 साल बाद चुनाव मत करवाओ, ये नेता जो है बहुत अच्छा है, इसी को जिंदगी भर के लिए क्या करो, नेता घोषित कर दो। और जब तक ये जिंदा रहेगा ये पीएम के पोस्ट पर या फिर सीएम के पोस्ट पर बैठेगा और कोई इसको चैलेंज नहीं करेगा। तो क्या ये अच्छा चीज है? जी नहीं, बिल्कुल भी अच्छा चीज नहीं है। अब इससे हमारा क्या हुआ? हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक प्रिंसिपल था, जो था डेमोक्रेसी, चुनाव करवाना, जनता का वोट देना, वही खत्म हो गया। तो क्या यह अच्छा चीज हुआ? जी नहीं, बिल्कुल भी अच्छा चीज नहीं हुआ। तो यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन हमें ऐसी गलती करने से रोकता है, हम यानी कि जनता को ऐसी गलती करने से रोकता है। इसका एक और एग्जाम्पल यहां पर दिया गया है कि यहां पर यही चीज जो जैसा मैंने कहा वैसा ही है कि कई बार बहुत सारे लोग ऐसा सोच सकते हैं कि भाई डेमोक्रेसी जो है वो डेमोक्रेसी उतना अच्छा काम नहीं कर रहा है, क्योंकि हमारे देश में पार्टी पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा है। पार्टी पॉलिटिक्स के चलते जनता का लॉस होता है, जनता का नुकसान होता है। तो क्या करो, पार्टी पॉलिटिक्स को बंद कर दो और यहां पर कोई ऐसा स्ट्रांग नेता या फिर स्ट्रांग डिक्टेटर को ला दो तो जो कि क्या करे, सभी चीजों को सही कर दे। लेकिन क्या ये अच्छा चीज है? जी नहीं, लंबे रन में ये क्या करेगा, देश को नुकसान कर देगा। ऐसा हुआ था अभी, कहां हुआ था? पाकिस्तान में हुआ था। अगर आप ध्यान दें तो पाकिस्तान कहां है? हमारे बगल में है, पड़ोस में है। यहां पर पाकिस्तान है। यहां पर एक नेता हुए, नेता मत कहो, सेनापति हुए, सेना के जनरल हुए, जनरल परवेज मुशर्रफ। जनरल परवेज मुशर्रफ हैं, इन्हीं को यहां पर आप देख सकते हैं। इन्होंने क्या किया, बोला कि भैया चुनाव बेकार करवाते हो देश में, हम ही क्या करते हैं, देश के राष्ट्रपति बन जाते हैं, पूरे देश को हम ही चलाते हैं, तुम लोग बस बैठो घर रे, तुम लोग को काहे टेंशन लेना है इतना वोट फोट ये सारे चीज करने में। तो यहां पर इन्होंने क्या किया, देश के संसद को खत्म कर दिया, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को हटा दिया और खुद को राष्ट्रपति घोषित किया और देश को चलाने लगे।
और बहुत सारे पाकिस्तान की जनता जो थी वो इनको सपोर्ट भी कर रही थी, इसी वजह से ये एक तरीके से सक्सेसफुल भी हुए। तो क्या इन्होंने अच्छा किया? जी नहीं। हो सकता है पाकिस्तान में पार्टी पॉलिटिक्स के चलते जनता का लॉस होता हो सकता है घोटाला वगैरह भी हो सकता है नेता लोग अच्छी तरीके से काम नहीं करते हो, लेकिन क्या उसका सॉल्यूशन है कि कोई डिक्टेटर को लाकर बैठा दो? जी नहीं। उसका सॉल्यूशन है कि भाई अच्छी जनता, आम जनता सामने आए और क्या करे, इस चीज की, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करे। डेमोक्रेसी का सॉल्यूशन डेमोक्रेसी के जरिए ही किया जाए, दूसरे किसी और जरिए से ना किया जाए। समझ गए? तो यहां पर जो बेसिक बातें थी, कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्यों चाहिए, ये सारी चीजें तो हम समझ गए। अब आगे हम लोग क्या समझने वाले हैं? अब हम समझने वाले हैं वेरियस की फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहां पर एन छूट गया है, उसके लिए सॉरी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब यहां पर देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जब आप बात करें तो यहां पर आप बेसिक एक बात समझ लीजिए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी, जैसे किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी तरीके का न भेदभाव हो, न उसकी इज्जत के साथ किसी भी तरीके का खिलवाड़ हो, हर इंसान का बेसिक राइट्स बना हुआ रहे, हमारे देश में पॉलिटिकल टायरेनी ना हो, हमारे देश का पॉलिटिकल सिस्टम एफिशिएंटली अच्छी तरीके से चलते रहे। ये सारी चीजों को ध्यान में रखकर हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान बनाया गया था। अब बोलेगा सर, जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे उन लोग को इतना आइडिया कहां से आया, तुरंत एकदम देश आजाद हुआ और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया ऐसा एकदम जबरदस्त, बहुत शानदार? तो ऐसा नहीं है कि उन लोगों को एक दिन में आइडिया आया था या कुछ महीनों में आ गया था। जब हमारा देश गुलाम था, जब हमारे देश पर अंग्रेजों का शासन था, उसी समय से जो हमारे देश का नेशनल मूवमेंट चल रहा था देश को आजाद कराने के लिए, और साथ में जो अंग्रेजों का शासन भारत पर चल रहा था, इन चीजों के दौरान जो भारत के नेता लोग जो थे, जो कि इस तरीके के मूवमेंट में शामिल थे, वो जब कोलोनियल रूल को यानी अंग्रेजों के शासन को देखते थे, तभी से उन्होंने क्या किया, संविधान पर काम करना शुरू कर दिया कि भाई हम जब आजाद होंगे, हमारा देश जब आजाद होगा, तो हमारे देश में कैसा नियम कानून होगा, किस तरीके से लोगों के अधिकारों को हम बचा सकते हैं। जैसा कि अंग्रेजों द्वारा दमन किया जाता है, अंग्रेजों द्वारा लोगों को कुचला जाता है, वैसा जब हम आजाद हो जाएं तो ना हो। उस चीज को करने के लिए उसी समय से उन्होंने नियम कानून सोचना, विचारना, बात करना, डिस्कशन करना शुरू कर दिया था। और उन्होंने कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स तय किए जो कि आगे चलकर संविधान में फॉलो हुए, जैसे सभी लोगों को इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। ये आजादी से बहुत पहले ही नेता लोग तय कर लिए थे कि भाई जब आजाद होंगे तो ऐसा ही नियम बनाएंगे कि सभी लोग इक्वल ट्रीटमेंट मिले। गवर्नमेंट जो है किसी के साथ गलत व्यवहार ना करे, और साथ में हर व्यक्ति के पास अधिकार हो कि वो सरकार में शामिल हो सकता है, क्योंकि याद है जब अंग्रेजों का शासन था तो कोई भी भारतीय जाकर अंग्रेज की सरकार में शामिल नहीं हो सकता था। ठीक है, यहां पर इन चीजों की वजह से जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो इतना अच्छा बनने पाया। इसके बाद एक और चीज यहां पर ध्यान रखिए कि भाई देखो, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में एक बात ध्यान रखिए कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाया किसी एक व्यक्ति या फिर लोग 200-300 लोगों ने नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है भारत की जनता ने। मतलब कि जब भी आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़िएगा तो सबसे पहला लाइन क्या लिखा गया है, वी द पीपल, यानी कि हम भारत के लोग, हम भारत की जनता। मतलब क्या हुआ, मतलब कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बात आई तो वहां पर क्या किया गया, वहां पर चुनाव करवाया गया, देश के अलग अलग हिस्सों से लोगों को बुलाया गया वोटिंग के जरिए चुनाव करके, और इन अलग अलग हिस्सों से जो लोग आए वो बने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का हिस्सा 1946 में। और ये लगातार अगले 3 सालों तक मिलते रहे, आपस में मिलकर बहुत सारी डिसीजन लिए, बहुत सारे डिस्कशन किए, और फिर अंत में जाकर संविधान एक तैयार किया जिसको कि आज हम फॉलो करते हैं, जिसको कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन संविधान कहा जाता है। किसके द्वारा बनाया गया था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ये मत समझिएगा कि सिर्फ वहां पर वो 200-300 लोग ही थे जो कि इन सारी चीजों को कर रहे थे, बहुत सारे बाहर के लोग जो थे वो सुझाव दे रहे थे। अब यहां पर जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है वो कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बनाया गया है भारत की जनता के द्वारा, और ये कॉन्स्टिट्यूशन भारत की जनता खुद के ऊपर लागू कर रही है, खुद के ऊपर अप्लाई कर रही है, खुद को दे रही है। समझ गए? तो यहां पर ये सारी बेसिक्स हो गई। अब हम क्या करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ बेसिक फीचर्स की बात करते हैं।
तो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक फीचर्स में एक फीचर है, वो है फेडरलिज्म का। फेडरलिज्म को हिंदी में कहते हैं संघवाद। अब संघवाद क्या चीज होता है? संघवाद का बेसिक मतलब क्या है? संघवाद का बेसिक मतलब है कि भाई देखिए, हमारा ये देश है, हमारे देश में क्या होगा, एक सरकार नहीं चलेंगे बल्कि 2 या 3 सरकार चलेंगे। सर 3 सरकार कहने का मतलब क्या है? पहला तो हो गया आपका यूनियन गवर्नमेंट, एक सरकार होगी जो कि पूरे देश का नियम कानून देखेगी। मतलब जिसको कि आप केंद्र सरकार कहते हैं ना, सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं, उसी को यहां पर यूनियन गवर्नमेंट में कह रहा हूं, ठीक है। मतलब कि जिसकी राजधानी दिल्ली में है, जैसे कि जो पीएम है, पीएम क्या करते हैं? इस यूनियन गवर्नमेंट को चलाते हैं। अब ये यूनियन गवर्नमेंट क्या काम करती है? हमारे देश से जुड़े हुए मुद्दों को देखती है, जैसे देश की सुरक्षा, देश की विदेश नीति, देश की अर्थव्यवस्था। कौन देखता है? यूनियन गवर्नमेंट देखती है। अब यहां पर देखिए, सारे मुद्दे तो दिल्ली में बैठकर सॉल्व हो नहीं सकते हैं कि भाई देखो, मध्य प्रदेश के लखनऊ में किसी एक मोहल्ले में नाली बनाना है तो क्या उसको प्रधानमंत्री डिसीजन लेगा क्या? जी नहीं। तो फिर हुआ कि भाई देखो क्या करो, देश में अलग अलग राज्य बना दो जो कि अपने अलग अलग मुद्दों को देखेगी। तो क्या किया गया? स्टेट गवर्नमेंट बनाया गया, स्टेट गवर्नमेंट। अब जैसे हमारे देश में क्या है, कई सारे राज्य हैं, 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जो कि अपने अपने इलाके के लोकल मुद्दों को देखते हैं। जैसे राजस्थान में भाई पुलिस व्यवस्था कौन देखता है? राजस्थान की सरकार देखती है। मध्य प्रदेश में पुलिस व्यवस्था कौन देखता है? मध्य प्रदेश की सरकार देखती है। मतलब कि राजस्थान की सरकार अपने इलाके में ही काम करेगी, वो जाकर झारखंड या बिहार में भाषण नहीं देगी, वो अपने इलाके में ही काम करेगी। अब इसके बाद आगे चलकर 1992-93 में क्या किया गया, एक और स्तर की सरकार जोड़ दी गई, और यह क्या हुआ? लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट कहने का मतलब क्या? मतलब कि भाई स्थानीय सरकार, किसी एक गांव में पंचायत या फिर किसी शहर में जो नगर पालिका, नगर निगम होती है, मेयर होते हैं, वो जोड़ दिए गए जो कि लोकल लेवल पर सरकार चलाते हैं। क्योंकि कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो कि लोकल लेवल पर ही सॉल्व किए जा सकते हैं। जैसे अगर मेरे घर के बाहर कुछ कूड़ा फेंका हुआ है, कचरा है, नाली नहीं है, तो क्या उसके लिए मैं जाकर प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखूंगा क्या? जी नहीं। या फिर जाकर मुख्यमंत्री को लिखूंगा? जी नहीं। तो यहां पर क्या होगा? लोकल लेवल की जो सरकार है, मेरे इलाके का जो वार्ड पार्षद है, मेरे इलाके का जो नगर परिषद है, नगर पालिका है, नगर निगम है, उससे मैं जाकर बात करके अपनी जो समस्या है उसको सॉल्व करा सकता हूं। तो इसलिए यहां पर क्या किया गया है? फेडरलिज्म का कंसेप्ट लागू किया गया है। वैसे आपके किताब में क्या लिखा गया है वो समझ लेते हैं, तो शॉर्ट में यहां पर मैंने हाईलाइट किया है, ठीक है। यहां पर कहा जा रहा है फेडरलिज्म का मतलब क्या है? दिस रेफर्स टू एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्री। एक सरकार से ज्यादा, एक ही स्तर से ज्यादा की सरकार होगी तो वो क्या होगा? फेडरलिज्म होगा। ये सभी सरकारें सेम जनता के ऊपर शासन करती हैं। जैसे मेरे इलाके का जो नगर पालिका है वो मेरे ऊपर भी शासन करता है, साथ में जो मेरे राज्य का मुख्यमंत्री है वो भी मेरे ऊपर शासन करता है, साथ में मेरे देश का जो प्रधानमंत्री है वो भी मेरे ऊपर शासन करता है। तीनों सरकारें मेरे ऊपर शासन करती हैं और तीनों को मैं टैक्स देता हूं और तीनों मेरे लिए काम करती हैं। मतलब मेरे इलाके या फिर सब देश की सभी जनता के लिए काम करती हैं, ठीक है। आगे कहा जा रहा है यहां पर वही चीज कि भाई देखो, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कि आपके दिल्ली से सॉल्व नहीं हो सकती, आपके इलाके में सॉल्व हो सकती है। तो इसलिए क्या किया गया? अलग अलग स्तर की सरकारें बना दी गई हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन बहुत डिटेल बताता है कि भाई जो केंद्र सरकार है उसको पैसा कहां से मिलेगा, वो कहां खर्च कर सकती है, क्या काम कर सकती है, क्या नहीं कर सकती है। मतलब संविधान में साफ साफ लिखा हुआ है कि किस सरकार के पास क्या अधिकार है और किस सरकार के पास क्या अधिकार नहीं है, बहुत डिटेल में लिखा हुआ है। मतलब कि किसको कहां से पैसा मिलेगा, कहां वो खर्च करेंगे, तो ये सारी चीजें हो गई। अगला यहां पर क्या है? अगला है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यानी हमारे देश में जो पॉलिटिकल व्यवस्था है वो कैसी है? संसदीय व्यवस्था है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि हमारे देश में जब चुनाव होता है तो हमारे देश में चुनाव होता है हमारे इलाके के रिप्रेजेंटेटिव का। मतलब क्या हुआ? मतलब जैसे कि अगर हम बात करें तो जैसे यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर हमारा देश है। अब देश में चुनाव हुआ, मान लीजिए किसका? पीएम का चुनाव हुआ, प्रधानमंत्री का चुनाव। तो क्या आपने कभी सुना है कि भैया प्रधानमंत्री का चुनाव हो रहा है? जी नहीं।
प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता है हमारे देश में। हमारे देश में चुनाव होता है किस चीज का? संसद का, पार्लियामेंट का। मतलब जैसे पूरे देश हैं, सब पूरे देश में से 543 लोग चुनाव जीतकर आते हैं। 543 क्या बनते हैं? एमपी बनते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते हैं। और फिर इनमें से आधे से ज्यादा संख्या जिस पार्टी का होगा वो जाकर उस पार्टी का जो लीडर होगा वो पीएम बनेगा और फिर अपनी सरकार बनाएगा, सरकार चलाएगा। मतलब क्या है? हमारे देश में चुनाव होता है पार्लियामेंट का, जिसको कि हिंदी में आपने संसद भी सुना होगा। संसद में से फिर क्या बनते हैं? पीएम बनते हैं। ठीक है। उसी तरीके से जब राज्य में चुनाव होता है तो राज्य में कभी भी सीएम का चुनाव डायरेक्टली नहीं होता है। सीएम के लिए कभी भी डायरेक्टली इलेक्शन नहीं होता है। सबसे पहले इलेक्शन किसका होता है? एमएलए का होता है, यानी कि विधायक का होता है। राज्य के सभी विधायक जो भी जीत कर आए, जैसे झारखंड में बात करें तो 81 सीट हैं, यूपी में 403 सीट्स हैं, इसके अलावा दिल्ली में 70 सीट हैं विधायकों की। तो ये सभी जो है ना, ये अपने में से जिस पार्टी का ज्यादा संख्या होगा, आधे से ज्यादा होगा, वो क्या करेगा? सरकार बनाएगा और फिर उस पार्टी का क्या बनेगा? सीएम बनेगा। ठीक है। इस तरीके से हमारे देश में इलेक्शन होता है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ इलेक्शन इंडिया में नहीं होता है। मतलब इसका क्या हुआ? प्रेसिडेंशियल मतलब सीधे प्रेसिडेंट का जनता वोटिंग करेगी। कहां पर होता है ऐसा? अमेरिका में होता है। अमेरिका में क्या होता है? जनता सीधे जाकर वोट देती है प्रेसिडेंट को, मतलब जो राष्ट्रपति है उसके लिए सीधे जाकर वोटिंग होता है। लेकिन इंडिया में क्या हम डायरेक्टली पीएम, राष्ट्रपति या फिर सीएम का वोटिंग देते हैं? जी नहीं। हम वोटिंग देते हैं किसके लिए? एमपी चुनने के लिए, एमएलए चुनने के लिए। और फिर इनमें से चुनकर क्या बनता है? पीएम बनता है, सीएम बनता है, सरकार बनती है संसद से। और ये जो सरकार होगी ये पार्लियामेंट को एक तरीके से क्या करेगी? जवाब देगी। मतलब क्या हुआ? पार्लियामेंट के पास सुप्रीम पावर है हमारा देश चलाने का। इसके साथ ही हमारे देश में क्या है? हमारे देश में है यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। मतलब क्या हुआ? मतलब कि हमारे देश के हर एक जनता को, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, कितना भी एजुकेशन हो, कोई भी जाति हो, धर्म हो, भाषा हो, कुछ भी मैटर नहीं करता है। हमारे देश की जनता जब 18 साल की हो जाती है, जैसे मैं जब 18 साल का हुआ था तब मुझे वोट देने का अधिकार मिल गया, क्योंकि मैं भारत का नागरिक हूं और मैं 18 साल का हो चुका हूं। उसी तरीके से जिस दिन आप 18 साल के हो जाइएगा और आप क्योंकि भारत के नागरिक हैं, आपसे कुछ भी और दूसरा चीज नहीं पूछा जाएगा, आपको सीधे वोटिंग का अधिकार दे दिया जाएगा, क्योंकि आप 18 साल के एडल्ट हो चुके हैं। इसी को क्या कहते हैं? यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। कोई सवाल जवाब नहीं, सिर्फ एक चीज कि क्या आप 18 साल के हैं और क्या आप भारतीय नागरिक हैं, द एंड, और आपको अधिकार मिल जाएगा। ठीक है। अब यहां पर देखिए, यहां पर आगे कहा जा रहा है कि देखिए यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज जो था उसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या चाहती थी? कि सभी लोगों को मिले, सभी लोगों को अधिकार मिले। और इसके साथ ही क्या होगा? इसकी वजह से, क्योंकि हमने यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज दिया है, सभी लोगों को इक्वल अधिकार दिए हैं, तो हमारे देश में जो बुरी व्यवस्थाएं हैं, बुरी व्यवस्थाएं कौन कौन सी? जो कास्ट बेस्ड सिस्टम है, क्लास और जेंडर हायरार्की है, मतलब कि हम लड़का लड़की में भेदभाव करते हैं, जो ऊंच नीच जाति में, धर्म में, भाषा पर बहुत तरीके से भेदभाव होते हैं, उन सभी भेदभावों को खत्म करने में मदद करेगा कौन? यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। ठीक है। इसके साथ ही यहां पर यही चीज कि भैया देखो, इसके साथ ही क्या होगा? हर व्यक्ति का सरकार बनाने में योगदान होगा और वह हर व्यक्ति चाहे तो जाकर चुनाव लड़ सकता है और चुनाव में हिस्सेदार बन सकता है। अब यहां पर यह तस्वीर आप देख रहे हैं पार्लियामेंट की, जिसमें यह लोकसभा है। लोकसभा के लिए हम लोग वोटिंग देते हैं, राज्यसभा के लिए हम लोग वोटिंग नहीं देते हैं, क्योंकि राज्यसभा का जो संसद है इनको चुनने का व्यवस्था अलग है। लेकिन जो सरकार बनती है केंद्र सरकार, वो लोकसभा से बनती है, जिसके मेंबर्स के लिए हम लोग वोट डालते हैं। ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे पास क्या टॉपिक है? सेपरेशन ऑफ पावर्स। मतलब कि देखिए, जब कभी ऐसा हो कि किसी एक व्यक्ति के पास सारा ताकत आ जाए तो हो सकता है उसका वो गलत इस्तेमाल करेगा। जैसे अगर मैं हूं, मान लीजिए कि मैं बन गया पीएम और मुझे ही देश में कानून बनाना है, मुझे ही देश में कानून चलाना है और मुझे ही देश में सजा भी देना है,
तो भाई मैं तो सुप्रीम एकदम भगवान जैसा हो गया इलाके के लिए, देश के लिए, कि मैं जैसा चाहूं वैसा कानून बनाऊंगा, कोई मेरे खिलाफ बोलेगा उसको फांसी दे दूंगा, को मैं जैसे कानून इंप्लीमेंट करना चाहूंगा करूंगा। तो ये तो अच्छी चीज नहीं है ना। तो इस चीज लिए क्या किया गया, जब संविधान बनाया गया तो उसमें पावर को एक जगह सेंटर्ड नहीं रखा गया, बल्कि पावर को अलग अलग हिस्सों में बांट दिया गया। और यहां पर पावर को बांटा गया 3 हिस्सों में। कौन कौन से? पहला हो गया लेजिस्लेचर, दूसरा एग्जीक्यूटिव और तीसरा जुडिशरी। अब यहां पर ये तीनों क्या होते हैं? यहां पर जो पूरा हमारा देश का पावर है, देश मतलब इंडिया, इंडिया का जो पावर है, जो सरकार का पूरा पावर है, वो 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। पहला क्या हो गया? लेजिस्लेटिव ब्रांच यानी कि लेजिस्लेचर हो गया। मतलब कि हमारे देश की जो संसद है वो हो गई। संसद के पास क्या पावर है? कानून बनाने का। हमारे देश में कौन सा कानून रहेगा नहीं रहेगा ये कौन तय करता है? संसद तय करती है। अब संसद सिर्फ यही काम करेगा। क्या काम करेगा? कानून बनाने का काम करेगा, और साथ में कानून को एक तरीके से देखेगा कि कौन सा कानून होना चाहिए नहीं होना चाहिए, जो बेकार है उसको हटा भी देगा। ठीक है, इसका बस इतना ही काम है। इसके बाद आ जाता है अगला ब्रांच, ये है एग्जीक्यूटिव ब्रांच। एग्जीक्यूटिव ब्रांच यानी कि जो हमारे देश का एग्जीक्यूशन वाला डिपार्टमेंट है, जैसे कि हमारे देश में जितने भी सरकारी अफसर हो गए, जो हमारे देश के मंत्री होते हैं, मंत्री एग्जीक्यूटिव का हिस्सा हो जाते हैं, मंत्री हो गए, जो आईएएस अफसर हो गए, या फिर जितने भी आप जो सरकारी अधिकारी देखते हैं वो आ जाते हैं एग्जीक्यूटिव ब्रांच में। इनका काम क्या है? इनका काम है कि देश का जो संविधान है या फिर जो लेजिस्लेटिव के द्वारा जो भी कानून बनाया गया है उसको लागू करवाना। जैसे आपने किसी के साथ गलत व्यवहार किया, आपने किसी के साथ भेदभाव कर दिया, तो उसमें संसद कुछ नहीं बोलेगा, संसद को उससे मतलब नहीं है। वो कौन देखेगा? वो देखेगा कि भैया, ये एग्जीक्यूटिव देखेगा कि भाई किसी के साथ कुछ गलत ना हो। अगर गलत हो गया, मान लीजिए कि आपने गलत कर दिया, तो फिर आप जाइएगा किसके पास? जुडिशियल ब्रांच के पास, जुडिशरी के पास। मतलब जो कानून बनाया गया है लेजिस्लेटिव ब्रांच के द्वारा, और जो सरकार यानी कि जो पुलिस विभाग है, जो अलग अलग विभाग हैं सरकार के, इन लोगों ने उसको लागू करवाया है, उसको कहीं से अगर फॉलो नहीं किया गया, कोई भी उसमें गड़बड़ हुआ, तो उसके लिए सजा कौन देगा? सजा जुडिशियल ब्रांच देगा। अब इससे क्या होता है? इससे फायदा क्या है? इससे फायदा यह है कि कानून अगर बनाया जा रहा है तो ये लोग सिर्फ कानून बनाएंगे, इंप्लीमेंटेशन का काम इनका नहीं है। जुडिशरी देखेगा कि इन दोनों में से अगर कोई गड़बड़ कर रहा है, कोई गलत कानून बना दिया है लेजिस्लेटिव ब्रांच ने, तो उस कानून को खत्म कर देगा। कानून सही से इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है तो इसको भी सजा दे देगा, और जुडिशरी जो है वो सजा देने का काम करेगा। मतलब तीनों एक दूसरे के ऊपर कंट्रोल रखते हैं कि तीनों जो है, तीनों में से कोई इतना पावरफुल ना हो जाए कि देश के लिए खतरा हो जाए। मतलब तीनों एक दूसरे के ऊपर ही कंट्रोल रख के सरकार में बैलेंस बनाकर रखते हैं, और जनता को सही तरीके से जीने का मौका मिलता है। जनता के साथ कभी भी गलत व्यवहार नहीं होता है। ठीक है, अब यहां पर तीनों के बारे में बताया गया है। लेजिस्लेचर यानी कि जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो कि जनता द्वारा चुने जाते हैं, जो कि कानून बनाने का काम करते हैं संसद में या फिर विधानसभा में बैठकर। एग्जीक्यूटिव हो गया, जो कि सरकार में बैठे हुए लोग होते हैं, जैसे आईएएस अफसर, आईपीएस अफसर, या जो सरकारी अधिकारी होते हैं सभी, जो कि कानून लागू करवाने का काम करते हैं। फिर जुडिशरी, आपका जो हमारे देश में कोर्ट का सिस्टम है उसकी बात यहां पर की जा रही है। अब इसके बाद आ जाता है बारी फंडामेंटल राइट्स का। अब फंडामेंटल राइट्स जो है ना, वो हमारे देश का संविधान का बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। क्यों? क्योंकि फंडामेंटल राइट्स एक तरीके से इतना बेसिक है कि कोई भी कितना भी पावरफुल हो जाए हमारे देश में, वो आपके साथ गलत व्यवहार नहीं कर सकता है, मेरे साथ नहीं कर सकता है, किसी के साथ नहीं कर सकता है। मतलब हमको टेंशन नहीं है कि भाई हमको कभी भी कोई उठाकर बिना कारण से तो जेल में नहीं डालेगा। क्यों नहीं डालेगा? क्योंकि मेरे पास फंडामेंटल राइट्स है, मुझे बेसिक अधिकार दिए गए हैं। मुझे कुछ भी हो जाए, जब तक मैंने कोई क्राइम नहीं किया है, मैंने कोई गड़बड़ नहीं किया है, मैंने कुछ गलत व्यवहार नहीं किया है, ना मुझे जेल में डाला जा सकता है, ना मेरे अधिकार, बेसिक अधिकार छीने जा सकते हैं। जैसे अब यहां पर जो फंडामेंटल राइट्स हैं, वो एक तरीके से कहा जाता है कि हमारे संविधान का आत्मा है। कैसे? क्योंकि जब यहां पर अंग्रेजों का शासन था तो वहां पर क्या होता था, कोई भी कोई डाउट भी होता था ना कि ये आदमी जो है सरकार के खिलाफ काम कर रहा है, तो तुरंत उसको जेल में डाल दिया जाता था।
लेकिन यहां पर जब इस चीज को देखा हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने कि भाई अंग्रेजों के टाइम तो ऐसा होता था, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, तो इसलिए क्या किया गया, इसलिए किया गया कि रिटेन राइट्स मतलब लिखित में अधिकार हर एक इंसान को दे दो, देश के हर एक इंसान को लिखित में अधिकार दे दो कि यह अधिकार तुमसे कोई नहीं छीन सकता है। तो यही है फंडामेंटल राइट्स, ताकि जो सरकार की ताकत है, जो हमारे देश में सरकार में बैठे हुए लोग हैं, वो अपने ताकत का गलत इस्तेमाल किसी भी व्यक्ति के साथ गलत व्यवहार करने के लिए ना करें। जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो उनका मेन कारण क्या है, मेन उनका रीजन क्या है, रीजन है कि वो किसी भी व्यक्ति को, देश के किसी भी नागरिक को आर्बिट्री पावर और एब्सोल्यूट पावर का एक्सरसाइज करने से रोकता है। कि बस आपने मान लीजिए कल जाकर सीएम या पीएम को गाली दे दिया, या गाली मान लीजिए खराब चीज होगा, बोला कि नहीं ये ठीक काम नहीं कर रहा है, ये अच्छा पीएम नहीं है, अच्छा सीएम नहीं है, तो क्या सरकार आपको जेल में डाल सकती है? नहीं डाल सकती है। क्यों? क्योंकि आप फंडामेंटल राइट्स आपके पास है। हाँ, हो सकता है कि आप पर गलत वर्ड्स का इस्तेमाल कर दें, बहुत ज्यादा गलत बोल दे, तो आपके ऊपर मानहानि का केस या फिर डिफेमेशन का केस वगैरह डाल के आपको जेल में डाला जा सकता है, वो अलग चीज है। आप किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं कर सकते हैं। लेकिन हां, आप अगर तर्क वाली बात कर रहे हैं, सही बात कर रहे हैं, तो आपको जेल में कोई नहीं डाल सकता है। ठीक है, इसके साथ ही इसका यह मतलब नहीं कि सिर्फ सरकार से रोकना है, यह दूसरे व्यक्ति से भी बचाता है। जैसे मैं दूसरे किसी भी व्यक्ति के बेसिक अधिकार को नहीं छीन सकता हूं, वो मेरा अधिकार नहीं है, वो मेरा राइट नहीं है, मैं वो दूसरे व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट नहीं कर सकता हूं। ठीक है, इसके साथ ही फंडामेंटल राइट्स में एक और प्रावधान है कि हमारे देश में देखिए बहुत सारे माइनॉरिटीज हैं, मतलब कि अल्पसंख्यक हैं, जिनकी संख्या कम है, तो उनको भी एक तरीके से सुरक्षा प्रदान कौन करता है? फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करता है, ताकि जो मेजोरिटी है वो जबरदस्ती अपनी बात लागू करवाने की कोशिश ना करे। ठीक है, अब यहां पर आगे बात करें तो आगे और भी डिटेल बात की गई है कि डॉक्टर अंबेडकर ने कुछ बातें कही थी, उसको आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। यहां पर मैं उसको स्किप कर रहा हूं क्योंकि वो मेन पॉइंट में नहीं है। ठीक है, इसके साथ ही बात करें तो हमारे देश में जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भी दी गई है। मतलब ये क्या है? ये एक तरीके से ऐसा कानून है हमारे देश में, सब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ ऐसा कानून है जिसको डायरेक्टली लागू नहीं किया जाता है। ये एक तरीके से सुझाव के रूप में है, सजेशन है कि आगे जो भी सरकार बनेगी उसको ऐसा करना चाहिए। भैया क्या करना चाहिए? जैसे देश में शराब की व्यवस्था को खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए, देश में हर व्यक्ति को गरीबी से ऊपर उठाने के लिए काम करना चाहिए, देश में जो भी जानवर हैं उनकी सुरक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है। मतलब ये ऐसा नहीं कि सरकार कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर दे रहा है, नहीं, वो बस सुझाव दे रहा है कि भाई ऐसा कर लो तो अच्छा बात रहेगा। ठीक है, मतलब कि सोशल और इकोनॉमिक रिफॉर्म को बढ़ावा देने के लिए, हमारे देश में जनता की स्थिति को सुधारने के लिए क्या क्या सरकार कर सकती है, क्या क्या करना चाहिए, यह सुझाव एक तरीके से डीपीएसपी इसको कहा जाता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में बताया गया है। अब यहां पर राइट्स की बात करें तो फंडामेंटल राइट्स हमारे पास कितने हैं? कुल मिलाकर 6 हैं। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज। अब इनको हम डिटेल में नीचे देखने वाले हैं, तो यहां पर आगे बढ़ते हैं। आगे यहां पर आपसे सवाल किया गया है जो आपके एनसीईआरटी बुक से मैंने उठाया है, इसको आप खुद से कोशिश करने की कोशिश कीजिएगा कि भाई देखो ये चीज होगा तो भाई कौन कौन सा फंडामेंटल राइट हमारा वायलेट होगा। इसको जरा सा पढ़िए और इसको सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए, ताकि आप पता चले कि आप लोग अभी तक वीडियो देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाता है सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म भी हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। इसमें क्या इसका मतलब होता है? इसका सिंपल बेसिक मतलब यह है कि हमारे देश में जो पूरा व्यवस्था है, जो सरकार है, वो किसी एक धर्म को फॉलो नहीं करती है, वो सभी धर्मों को बराबर ट्रीटमेंट देती है, चाहे उस धर्म को हमारे देश में मानने वाले लोग हैं या नहीं हैं तो बहुत कम संख्या में, फिर भी उनको बराबर का रिस्पेक्ट मिलेगा। किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं होगा धर्म के आधार पर, सभी धर्म को इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा। सभी धर्म के लोग अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, उस धर्म को फॉलो कर सकते हैं, जैसे वो फॉलो करना चाहे कर सकते हैं, उनको कोई भी रोके टोकेगा नहीं। ठीक है, अब यहां पर आगे देखें तो आगे क्या कहा जा रहा है? आगे यहां पर कहा जा रहा है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है पिछले कई सालों में कई बार बदलाव किया गया है, और यहां पर यह बदलाव क्यों किया गया है?
ताकि जो समय के साथ लोगों में बदलाव आ रहा है, समाज में बदलाव आ रहा है, उसके हिसाब से बदलाव को लागू करने के लिए। ठीक है, अब यहां पर आगे बढ़े तो आगे हमारे सामने ये धर्मों की तस्वीर देखते हैं, अलग अलग धर्म के अलग अलग लोगो होते हैं। ठीक है, अब यहां पर आगे बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स की। फंडामेंटल राइट्स जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं, उनको बारी बारी से शॉर्ट में हम देख लेते हैं, समझ लेते हैं। सबसे पहला है राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी कहने का मतलब है कि सभी लोग बराबर हैं। हमारे देश का जो कानून है सभी लोगों को बराबर ट्रीटमेंट देता है, चाहे आपका एज कितना भी हो, चाहे आप लड़का हो लड़की हो, कोई भाषा बोलते हो, कोई धर्म से हो, कोई भी जाति से हो, आप क्या है, आपको सरकार या कानून जो है वो हमेशा इक्वल ट्रीटमेंट देगा। और इसके साथ ही इसके अनुसार यह भी कहा जाता है कि आप धर्म, भाषा, जाति या फिर किसी और भी आधार पर आप किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं कर सकते हैं। इसके बाद है राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम भी एक तरीके से बेसिक अधिकार है कि भाई इसका मतलब क्या होता है, आप स्पीच, आप जो बात कहना चाहें अपनी बात खुलकर कह सकते हैं, आप अपने भावनाओं को एक्सप्रेस कर सकते हैं खुल करके। हाँ, कंडीशन एक है कि आप दूसरे को गाली नहीं दे सकते हैं, आप दूसरे के सम्मान को ठेस नहीं पहुंचा सकते हैं अपनी बातों से, वहां पर रोक है। ठीक है, अब इसके साथ ही आप किसी भी तरीके का एसोसिएशन बना सकते हैं, ग्रुप बना सकते हैं, देश में कहीं भी घूम सकते हैं, देश के किसी भी इलाके में जाकर आप बस सकते हैं, घर बना सकते हैं, कोई भी प्रोफेशन आप कर सकते हैं, कोई भी बिजनेस कर सकते हैं, कोई भी ऑक्यूपेशन कर सकते हैं, किसी भी तरीके से आपके ऊपर रोक टोक नहीं है। ठीक है, इसके बाद आगे क्या है, आगे है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन एक तरीके से ये कानून बनाया गया हमारे देश में कि भाई देखो, कई जगहों पर पहले क्या होता था, अब पहले क्या अभी भी बहुत जगहों पर होता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं, 14 साल से भी कम बच्चे होते हैं, जैसे ये छोटे छोटे बच्चे देख रहे हो, इनके जैसे बच्चों से जबरदस्ती मजदूरी करवाई जाती है, जबरदस्ती काम करवाया जाता है। तो भाई एक तरीके से इनका बचपन खत्म हो रहा है ना, जहां पर बच्चों को पढ़ना चाहिए, खेलना कूदना चाहिए, ये बच्चे काम कर रहे हैं। तो इस चीज को रोकने के लिए क्या किया गया, कानून बना दिया गया, ये एक तरीके से बेसिक अधिकार दे दिया गया कि भाई 14 साल से कम के जितने भी बच्चे हैं उनसे आप जबरदस्ती काम ही नहीं करवा सकते हैं। इनका काम खेलना कूदना पढ़ना लिखना है, इनका काम करना नहीं है। ठीक है, ये एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दी गई। और साथ में ट्रैफिकिंग भी आप नहीं कर सकते हैं, जैसे बच्चों को लिया जाकर बेच दिया, उनको खरीद लिया, ये सारे काम नहीं कर सकते। इस चीज के ऊपर रोक टोक है हमारे देश के संविधान में। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, मतलब कि धर्म के लिए आपको आजादी दी गई है कि आप जिस धर्म को फॉलो करना चाहे कर सकते हैं, अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, और जिस धर्म को जिस तरीके से आप फॉलो करना चाहें वैसे कर सकते हैं। कोई भी आपको रोकेगा टोकेगा नहीं, और आपको पूर्णतः आजादी है अपने धर्म को लेकर। इसके बाद है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। अब यहां पर ये जो कानून है ये एक तरीके से लाया गया है, या फिर ये राइट दिया गया है कि देखो, हमारे देश में जो बहुत सारे लोग हैं वो माइनॉरिटी में, मतलब कि उनका एक संख्या कम है, लेकिन उनके खुद के भाई कल्चर से, खुद का एक पूरा ट्रेडिशन रहा है। तो उस कल्चर को बचाने के लिए, उस ट्रेडिशन को बचाने के लिए, ये जो आपके माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं, चाहे वो भाषा के आधार पर हो, धर्म के आधार पर हो, कास्ट, मतलब जिस भी तरीके से वो माइनॉरिटी हैं, वो अपने कल्चर को, अपने जो एक तरीके से लाइफ स्टाइल है उसको बचाने के लिए वो क्या कर सकते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खोल सकते हैं। ठीक है, तो आप जो बहुत सारे मिशनरी स्कूल्स देखते हैं या फिर बहुत सारे धर्मों के जो स्कूल देखते हैं वो इसी कानून के अंतर्गत खोले जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आगे क्या है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अब ये एक तरीके से हमारे देश की जनता को अधिकार दिया गया है कि भाई देखो, अगर आपको कहीं भी लगता है, कभी भी लगता है कि भैया आपका बेसिक अधिकार आपसे छीना जा रहा है, आपका जो फंडामेंटल राइट्स है उसको वायलेट किया जा रहा है, चाहे वो सरकार द्वारा किया जा रहा है या फिर किसी और व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा है, तो आप तुरंत जा सकते हैं कहां पर, कोर्ट में। आप कोर्ट में जाइए, कोर्ट आपकी बात सुनेगा, और अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि भाई आपका फंडामेंटल राइट को वायलेट किया गया है तो वो आपके हक में फैसला सुनाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, तो आगे हमारे पास कुछ है नहीं, यहां पर ये जो चैप्टर है, ये अध्याय हमारा खत्म होता है। मिलते हैं आपसे हम अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।